नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 6, 7, 8, 9, 10 और कक्षा 11, 12 यानी कि 12वीं कक्षा में यह 2 नंबर का एक टॉपिक है हिंदी अनिवार्य में, और साथ में सीटेट और रीट के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की पहली क्लास, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, फिर व्याकरण के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो। हिंदी एक भाषा है, और भाषा शब्द किस प्रकार से बना है तो देखेंगे। भाषा शब्द मूल भाषा की भाष धातु से बना है। यहाँ पर नाम आया मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत, तो यह संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। यानी कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपने भाव या विचार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों तक पहुंचाता है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ नाम आया विचार। विचार क्या है? विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। मन की अध्वन्यात्मक इकाई। यहाँ हम हर शब्द का अर्थ देखते हुए चलेंगे। नाम आया अध्वन्यात्मक, तो एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। ध्वनि प्लस आत्मक, इसमें अपने हैं यण संधि। तो इस प्रकार से मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार अपने मन में सोचते हैं, जो कि प्रकट नहीं करते हैं। मन में सोचते हैं जिसकी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए विचार को क्या कहा गया है? विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। फिर आगे देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं, और भाषा के प्रकारों को हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो देखेंगे। सबसे पहले मौखिक। तो मौखिक के अंतर्गत देखें, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब विचारों को हम बोल करके प्रकट करेंगे तो हम उसे मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे कि हम आकाशवाणी से समाचार सुनते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार देते हैं, या टेलीफोन से वार्ता करते हैं, मोबाइल से बातचीत करते हैं, वो सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा अपना आता है लिखित भाषा। और लिखित भाषा किससे कहते हैं? जब समाचारों पत्रों में हम, या पुस्तकों में हम, या पत्रों में हम किसी विचार का लिख कर आदान प्रदान करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों हमने देखी। तीसरी भाषा अपनी आती है सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यह प्रश्न 2018 एसआई में पूछा गया था कि सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मी द्वारा यात्रियों को चलने व रुकने की सूचना देना किस भाषा की ओर संकेत करता है? यानी कि यह सांकेतिक भाषा की ओर संकेत करता है, यह सांकेतिक भाषा है। दूसरा, क्रिकेट मैच में निर्णायक द्वारा दिया गया निर्णय। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी आउट होता है। आउट होने पर जब अंपायर अपनी अंगुली ऊपर करता है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि खिलाड़ी आउट हो गया। और तीसरा उदाहरण देखते हैं, शारीरिक भाव भंगिमा। शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से कोई हंसता है, कोई रोता है, अपने हाथों से इशारा करते है तो हम समझ जाते हैं कि वह रो रहा है, वह हंस रहा है। तो भाषा के 3 रूप देखें। पहला हमने देखा भाषा मौखिक,
दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। लेकिन इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे सरल भाषा का रूप होता है वो मौखिक भाषा है। भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक भाषा और भाषा का सबसे कठिन रूप है जो सांकेतिक भाषा है। क्यों है? क्योंकि संकेत का निश्चित अर्थ नहीं होता है। कोई व्यक्ति संकेतों का अलग अलग अर्थ समझ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा भाषा का सबसे कठिन रूप है। एक बार हम दोबारा देखेंगे कि भाषा शब्द है जो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना या बोला जाना। यानी कि भाषा का अर्थ क्या होता है? जिसे बोला जाए। अब अर्थात भाषा मनुष्यों के विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण कर सकता है। इसलिए भाषा क्या है? भाषा सार्थक समूहों की स्थिति को दर्शाता है। यह भाषा सार्थक समूह की स्थिति का ही क्या है? नाम है। अब हम भाषा की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो भाषा की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले आती है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि भाषा मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक अर्जित संपत्ति होती है। कैसे होती है? क्योंकि यह वक्ता के अधीन होती है और वक्ता इसको क्या करता है? अपने व्यवहार में लाता है और व्यवहार में ला करके यह दूसरों से क्या करता है? अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। तो इस प्रकार से इसे हम अर्जित कर सकते हैं। दूसरा आता है कि यह सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है। समाज में रहकर के समाज के लोगों के द्वारा समाज के लिए बनाई गई भाषाओं को वह सीखता है, इसलिए यह सामाजिक है। तीसरी आती है परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कैसे? जैसे कि आप देखते हैं कि अपनी प्राचीन भाषा देववाणी संस्कृत है। संस्कृत है जो दो प्रकार से प्रचलित थी। एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत वेदों के लिए थी, वेद उपनिषद पुराणों में थी। लेकिन लौकिक संस्कृत है जो जनमानस की आम लोगों की भाषा थी। अब ये आम लोगों की भाषा थी लौकिक भाषा, जो धीरे धीरे पाली भाषा में परिवर्तित हुई। और पाली आपको पता है कि बौद्ध धर्म की भाषा थी जिसमें त्रिपिटक लिखे गए थे। फिर पाली परिवर्तित होकर के प्राकृत भाषा में आई और प्राकृत भाषा आपको पता है जैन धर्म के अंतर्गत आती है, जो कि आगत लिखे गए थे। फिर प्राकृत भाषा से फिर आपको पता होगा कि प्राकृत भाषा के शब्द है जो परिवर्तित होकर के और अपभ्रंश में आए। और अपभ्रंश का ही एक प्रकार है शौरसेनी। शौरसेनी से अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो आप देखा होगा कि किस प्रकार से भाषा है जो परिवर्तित होती रही है और आगे भी भाषा परिवर्तित होती रहेगी। तो भाषा का रूप हमने देखा कि भाषा परिवर्तनशील होती है। फिर अगला आता है कि इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्यों? संस्कृत से पाली में आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश से फिर शौरसेनी से हिंदी। इस प्रकार से निरंतर भाषा का रूप क्या हो रहा है कि बदल रहा है। इसलिए इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे भी बदलता रहेगा। इसका मानक रूप है। अगला पॉइंट कहता है कि इसका मानक रूप है। आपको पता है कि पहले ई इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ई ऐसे लिखा जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि जय ऐसे लिख कर जाता था, लेकिन वर्तमान में जय ऐसे लिखा जा रहा है। तो यह भाषा के मानक रूप हैं। इनको हिंदी मंत्रालय ने इनको मान्यता दी है। ये मानक रूप है भाषा के। इसलिए भाषा के कुछ मानक रूप होते हैं जिनको क्या किया जाता है? मान्यता दी जाती है, माना जाता है। फिर आगे आता है कि भाषा संस्कृति की परिचायक है। भाषा संस्कृति की परिचय, क्योंकि कोई व्यक्ति जो भाषा बोलता है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यह किस संस्कृति का है, इसकी सभ्यता कैसी है, इसको संस्कार कैसे मिले हुए हैं। तो भाषा संस्कृति का परिचय है।
और अगला हमने देखा कि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। शिक्षण सूत्र है कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको भाषा संस्कृत जाननी है, तो संस्कृत में सबसे पहले आप शुरू में स्वर जानेंगे। जब आपने स्वरों का ज्ञान हो गया, जब आपको वर्णों का ज्ञान हो गया, तो फिर आप शब्दों का ज्ञान करेंगे। शब्दों का ज्ञान होने के बाद में आप वाक्यों का ज्ञान करेंगे और धीरे धीरे आपकी भाषा पर पकड़ बन जाएगी, तो आपको भाषा सरल लगने लगेगी। इस प्रकार से भाषा क्या होती है कि कठिन से सरल सूत्र की ओर चलती है। फिर आगे हमने देखा कि भाषा की तो विशेषताएं देखी। अब भाषा की विशेषता देखने के बाद में हम देखेंगे कि भाषा किस प्रकार से बोली से भिन्न है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, तो आपने देखा होगा कि ये अपना राजस्थान का नक्शा देखिए एक बार। अब आपको पता है कि राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी में शेखावाटी, यहाँ ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास अलवर में ढूंढाड़ी, फिर यहाँ हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती भाषा और पश्चिम में बागड़ी। इस प्रकार से राजस्थान की अलग अलग भाषा अलग अलग जगहों पर बोली जाती है। बोलियाँ हैं, बोली किसे कहते हैं? निश्चित व सीमित भूभाग की भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। और यही बोली जब विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है तो हम इसे भाषा कह सकते हैं या भाषा कहा जाता है। तो सीमित भूभाग को कहते हैं बोली, और यही बोली जब विस्तृत भूभाग में फैल जाती है यानी कि पूरी की पूरी भाषा क्या हो गई है? राजस्थानी। तो राजस्थानी एक भाषा है, जबकि ये मारवाड़ी, शेखावाटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और बागड़ी ये सभी क्या होती है? बोलियाँ होती है। तो बोली और भाषा में अंतर समझे। बोली होती है सीमित भूभाग में, जबकि भाषा होती है विस्तृत भूभाग में। फिर अगला आता है मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जब एक परिवार में बच्चा जन्म लेता है और वह अपनी माँ से जो भाषा सीखता है और परिवार में उसका विस्तार करता है, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है और उस भाषा का अपने परिवार में विस्तार करता है, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा यानी कि उसकी जननी है जो भाषा बोलती है, उसकी जननी जो भाषा बोलती है बच्चा वही भाषा सीखता है। मान लीजिए कि एक जर्मनी की महिला जर्मन भाषा बोलती है तो उसका बच्चा भी जर्मन बोलेगा। तो इस प्रकार से जो जननी भाषा बोलेगी उसका बच्चा वही भाषा बोलेगा। और आपको बता दें कि विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है जो कि मातृभाषा में ही होता है। मान लीजिए कि आपने मुझे मेरा परिचय अंग्रेजी में पूछा, तो मैंने अपना परिचय अंग्रेजी में एक दो लाइन बता दी। माय नेम, माय फादर नेम, मेरा एड्रेस इंग्लिश में बता दिया मैंने, लेकिन हो सकता है कि मैं पूरा अंग्रेजी में नहीं बता पाऊँ, मैं पूरा हिंदी में भी नहीं बता पाऊँ। लेकिन आप मुझे अपनी मातृभाषा में अगर पूछेंगे, मारवाड़ी में अगर आप मुझसे मेरा परिचय पूछेंगे, तो मैं बेझिझक आप जो मुझसे प्रश्न पूछेंगे मैं वो प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता हूँ। तो कह सकते हैं कि विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है, किसमें होता है? तो सबसे सशक्त माध्यम होता है अपनी मातृभाषा में। और मातृभाषा वह होती है जो उसकी जननी बोलती है, जो बच्चे की जननी बोलती है। फिर आगे आता है राजभाषा। अब राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं कि किसी भी राज्य के शासन संचालन की भाषा। अब राज्य संचालन की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो संविधान के भाग 17 में, आपको पता होगा अपना भारतीय संविधान का भाग 17 है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक यह बात कही गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और अंग्रेजी इसकी संयोगी भाषा होगी, इसकी सहयोग करने वाली भाषा होगी, जो कि संविधान लागू होने के यानी कि 1950 से 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक यह इसकी भाषा रहेगी और 1965 के बाद में अंग्रेजी स्वतः ही हट जाएगी। लेकिन
क्या हुआ, एक अधिनियम लागू हुआ था और उस अधिनियम को क्या कहा गया था, राजभाषा अधिनियम, जो कि 1963 में लागू हुआ था। और उसने कहा था, राजभाषा अधिनियम में यह बात कही गई थी कि अंग्रेजी की वैधता को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया जाए और इसकी अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ अनिश्चित काल तक राजभाषा की रखा गया, सहयोगी भाषा रखी गई है। तो राजभाषा किसी भी राज्य के शासन को संचालन के लिए रखी गई भाषा को कहा गया है। फिर आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत है जो सभी धर्मों को, सभी मान्यताओं को बराबर में अधिकार देने वाला है। भारत की खुद की कोई भाषा नहीं है। संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आज के आप वीडियो में हमने देखा भाषा किसे कहते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि व्याकरण के बारे में, लिपि के बारे में, शब्दों के बारे में, वर्णों के बारे में। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।